बस शाम को हम लोग खाना खाने के बाद देर रात तक बात करते रहे। बहन से भी फोन पर बात हुई। बहन मुझसे बोली कि माँ का ध्यान रखना। मैंने उनसे कहा आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। वह मेरा भरोसा करती थी। मैंने कई बार उसकी चिड़िया उड़ाई थी। मौसी की एक आदत थी कि वह रात को सोते समय नाइटी पहन लेती थी और अपनी नाइटी के ऊपर दुपट्टा डाल लेती थी। जिस समय मेरे सीने से मौसी के संतरे सटे थे उस समय मेरा मन मचल उठा था। उसके बाद अब मुझे मौसी के संतरों का दीदार करने का मन करने लगा था। बहन जब तक थी तब तक तो कभी चिड़िया की कमी महसूस नहीं हुई, मगर अब मेरा डंडा नई चिड़िया के लिए बेताब होकर हट करने लगा। उस रात मैंने मौसी के बारे में बहुत सोचा कि क्या मौसी का इस उम्र में वो लेने का मन करता होगा। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार मौसी पर पासा फेंका जाए, क्योंकि शराब जितनी पुरानी होती है उतना ही ज्यादा नशा देती है। बस फिर क्या था, मैं मौसी के संतरों का दीदार पाने के लिए लगा रहता था, पर वो हमेशा दुपट्टे से ढाके रहते थे तो कुछ दिखता ही नहीं था। पर कहते हैं ना कि नजर जमाए रखना नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। मौसी जब भी कहीं बाहर जाती थी तो वे अपने मुंह पर दुपट्टा बंधती थी। इस उम्र में भी मौसी सूट पहनाती थी। उनके कसे हुए संतरे देखकर मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं इनमें अभी जवानी बची है। मैं कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताऊं, इसलिए मैं उनके आसपास रहने के बहाने ढूंढता रहता था। मैं उनके लिए कभी आइसक्रीम लाता, कभी समोसे, कभी कोई और सामान लाता और हम दोनों साथ में बैठकर खाते। मौसी सुबह उठकर सबसे पहले सुबह के काम करके नहा धोकर ही रसोई में घुसती थी। यह देखकर मैंने भी मन में ठान लिया था कि इस काम की शुरुआत सुबह ही की जाए। अगली सुबह मौसी के उठने से आधे घंटे पहले उठकर मैंने 2 गिलास पानी पिया और मौसी के उठने का इंतजार करने लगा। उनके उठते ही मैं ऐसा हो गया कि जैसे सो रहा हूँ। मौसी बाथरूम में चली गई। उनके जाने के बाद मैंने उनको सोचकर अपने डंडे को छूकर उठा लिया। फिर बाथरूम के दरवाजे पर जाकर कहने लगा, मौसी जल्दी बाहर आइए, मुझे वाह करने जाना है। मौसी ने अंदर से ही आवाज दी, अभी तो आई हूँ, रुको, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए मन में कहा, मैं इसलिए तो आया हूँ कि आपका दीदार हो जाए। फिर मैंने आवाज लगाई कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने टॉवेल लपेटकर मुझे अंदर बुला लिया और खुद दूसरी तरफ पलट गई। मैंने किया और उनकी तरफ पलटा तो उनका मुंह दूसरी तरफ था। उनकी पीठ तो नहीं पर शोल्डर दिखा जिस पर एक काला तिल था। मेरा दिल किया कि अभी छू लूं, तभी मौसी बोली, हो गया। मैंने कहा हाँ और मैं बाहर चला आया। फिर अगले दिन भी मैंने यही किया, डंडा खड़ा किया और बाथरूम के दरवाजे पर पहुंच गया। मेरा डंडा एकदम उठा हुआ था। मौसी के कपड़े भीगे थे और मौसी अपने संतरों पर हाथ रखकर मुड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम 2 दिन से इसी टाइम पर लग रही है। मैंने हंसते हुए अपना डंडा छुआ और कहा, क्या करूं मौसी, मेरा यह इसी समय जाग जाता है। मौसी मेरी बात सुनकर हंसने लगी। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मौसी के गिले बाल उनकी कमर और पीठ को ढके हुए थे, पर नीचे को नहीं ढक पा रहे थे। मौसी के बाल भले गिले थे पर किसी भट्टी से कम नहीं थे। मौसी का वाह किसी 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता लग रहा था। मैं देखता रहा और मौसी को शायद एहसास हो गया था कि मैं उनको देख रहा हूँ, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, जाओ। अब मैं बाथरूम से बाहर आ गया। तीसरी सुबह भी मैंने आधे घंटे पहले पानी पी लिया और लेटकर मौसी के बारे में सोचकर डंडे को छू रहा था। तभी मौसी ने सुबह मेरे रूम की लाइट जला दी और मेरे डंडे को मेरे हाथ में देख लिया। मौसी मेरी इस हरकत को देख क्या कर रहे हो। अब मैं थोड़ा असहज हो गया और बोला कि मौसी कुछ तो नहीं। अब मौसी मुस्कुराने लगी और बोली, तो यह बात है, इसीलिए रोज सुबह सुबह बाथरूम लगती है। अब मैंने मौसी से कहा कि मौसी आपका खेत भी तो बहुत दिनों से जुता नहीं है, क्या आपका खेत जोतने का दिल नहीं करता। तो मौसी हंसने लगी और बोली, लेकिन मेरे पास कोई हल तो है नहीं। तो मैं बोला, मौसी आप एक बार मुझसे बोलती तो फिर मैंने मौसी को अपने पास खींच लिया और बरसों पुराने खेत को जोतने से पहले उसके ऊपर उगे पौधों को हटाने लगा। अब साफ खेत देखकर अपना हल तैयार किया और बरसों पुराने खेत को जोतने लगा।
शुरू शुरू में तो खेत बहुत टाइट था, लेकिन जैसे जैसे जोतते गया ढीला होता गया।